मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। एक ऐसे व्यक्ति से करवा दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैंने जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली, भगवान ऐसा मंजर कभी भी किसी भी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी, मानो जैसे मैं उनकी बेटी थी ही नहीं। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ की खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो एक बेटे की चाहत थी, इसलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से अपनी बच्ची मानते भी नहीं थे। वह मुझे अपना मानना ही नहीं चाहते थे और मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी थी। मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। भाभी भाभी मेरा साथ छोड़कर चले गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मेरे माँ बाप के घर पर मुझे भेज दिया था। शायद उन पर भी मैं बोझ बन गई थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल में मैं एक मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार डाला हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। एक ऐसे व्यक्ति से करवा दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे जैसे को तो रिश्ते भी नहीं आते थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उनके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम आदिति था। हम लोग एक साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति की हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर कर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो घर से जैसे रौनक ही उड़ गई थी। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में एक किराना का छोटा सा दुकान था। एक दिन हम सब घर में सो रहे थे। फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा यह आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आ रही है। मैं उनके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो देखते ही मैं हैरान रह गई। कमरे की छत नीचे गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक को कुछ हो न जाए। कहीं अभिषेक तो छत के नीचे दब तो नहीं गया है। जब मैं करीब गई और मैं जाकर देखी तो अभिषेक वहाँ पर नहीं था। बाथरूम जाने के लिए वो उठा था। उसकी जान बच गई क्योंकि उसके कमरे की छत नीचे गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। तो यह अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या जवाब देती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सब छत को दोबारा डलवा सकें। कमरे का तो कवारा हो गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया था।
उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई घर में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड था और एक चारपाई थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवा रखे थे। यूँ तो हम 3 लोग के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा और बेटी कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ वैसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी, वह सुबह जल्दी उठती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दिया, पर वह उठ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह तो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरीके से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैं फ़ौरन ही अभिषेक को बोली कि जाके डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना, बगैर इसे खिलाना। जब आदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को आराम करने को कहा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता के लिए गई और मैं आकर देखी तो कमरे में अदिति नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं था। मैं बाहर जाकर उसको देखी तो वह उस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, यहाँ से उठो और जाओ, कमरे में नाश्ता करो, कुछ खाओ पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं, मुझे चादर धोनी है और ये ज़रूरी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही चादर है। मैंने कहा कि अचानक ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर कैसे सवार हो गया? इतनी भी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई हो। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। उठो यहाँ से। पर वो मेरी बात नहीं मानी और चादर को सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए बस सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई करवाई थी। वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादा बच्चे ही आया करते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और आदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद अपने पति को याद कर रही थी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी बेटी ही मानता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। वह हमारे घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छी तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून ही चूस लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही। मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया जा रहा है, उसको मैंने सारी बातें बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई।
और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा, दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर ने सख्ती से बात को बताई थी और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर आदिति को जब होश आया तो मैंने उससे कहा कि अब तुम कोई भी काम नहीं करोगी अब। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर धोना शुरू कर देती थी। यह सब कुछ क्या हो रहा था? यह सब कुछ क्यों हो रहा था? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से ऐसा हो रहा था, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई ही, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहन जैसा ही मोहब्बत था। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब हो रही थी? मैं रोती और सोचती रहती, यह सब क्या हो रहा है? एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे को पैदा करती है। उसके अंदर तो बिल्कुल भी ताकत ही नहीं थी। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे दिन भी उसने उसी तरीके से चादर धोकर सुखाई। वह आसपास भी देख रही थी कि मैं उसे देख तो नहीं रही हूँ। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को भी ओढ़ लिया था ताकि मुझे कुछ पता न चले कि नीचे वाली चादर नहीं है। मैंने उसको नाश्ता करवाया और फिर दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ी लेने के लिए आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते थे। इसी तरीके से काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को नहीं बताई। अभिषेक को तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में मैं यह बात बता देती तो वह भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी भी के लिए पैसे नहीं थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और आदिति को कुछ बात करते हुए सुना, जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपना तबीयत खराब कर लिया। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं यह काम करना चाहती हूँ। इस तरीके के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पहले से ही पता था मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह हुई, मेरी बेटी ने चादर को फिर से धो धो कर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें? वो घबराई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इसका कि तुम्हारा दिल खराब हो रहा है? क्या खा रही हो तुम ऐसा? और चादर क्यों बार बार धोती रहती हो? क्या खा रही हो तुम ऐसा और चादर को बार बार धोती क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने
कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग जाए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान भर दिए हैं मेरे खिलाफ, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर इस चादर को धो दिया करती हूँ तो क्या हो गया? चादर गंदी थी इसीलिए बस धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिनों से मेरी तबीयत खराब रहती है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसको मारा, पर ऐसा मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो आ रहा था मैं वो कह रही थी, वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरों में लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं मैं जब कमरे के करीब गई तो वह ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलती रहूँगी? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों कर रखा था? इसकी क्या वजह थी दरवाज़ा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था, और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद में जगे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला? तो कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी वही जगे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान थे। ये जख्म के निशान थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लग गई थी, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान आ जाते थे, और कभी उठकर अपनी बेड की चादर धोने के लिए चली जाती और मुझे अपने कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे
क्या करना है। जब जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ कमरे में नहीं रखना चाहिए था, उन्हें नहीं सोना देना चाहिए था एक साथ। गलती तो मेरी ही थी, मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अब इसे एक था तो सौतेला भाई ही आखिर अतिथि का। नियत बदलने में देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगतों में पड़ जाते हैं। भाई तो सगा होता है और सौतेला सौतेला होता है, तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई को एक साथ एक कमरे में सुला सकती थी। यह मेरी गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर नहीं रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, यह दवाई है तुम्हारी इस परेशानी के लिए, यह दवाई ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वो गोलियां दे दी। मैं परेशान हो गई, ये किस चीज़ की गोलियां दे रहा है? आखिर ऐसा क्या बात है जो परेशानी यह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता है। यह दवाई कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वह दवाई फौरन ही पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर ले गई। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और दो तीन दिनों तक दो तीन दिनों तक तो मेरी बेटी बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद शायद उसकी वो गोलियां खत्म हो गई थी और एक दिन बाद फिर से वह बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली थी। उसको तरीके से तह करके अपने कमरे में ले गई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा, पहले तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर तो सफ़ेद बाल थे। वो पूरी सफ़ेद बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि यह किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान रह गई, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। मैं सोच रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में ही सोच रखी थी, लेकिन मैं किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को भी पता चल गया था कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराती हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो तुम? तो उसने कहा, माँ वह चादर कहाँ है? तो वह तो मैंने धोकर डाल दी थी। ये कहकर वो मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। घर के दुकान भी नहीं चल रहे थे और भैया भी कुछ खास पैसा नहीं कमा रहे थे। लेकिन हमें लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया को एक दिन एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नस्ली नस्ली किस्म के बिल्लियों के बच्चे को रखे हुए थे, जो कि 2 से 4 तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस में के बाहर था। इसीलिए
उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और काम के बहुत सारे पैसे भी दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं पर होते थे, लेकिन रात में भैया को आराम भी करना होता था, इसीलिए उन बिल्ली के बच्चे को कमरे में ले आते थे और मैं उन्हें संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लग गए होते थे, जिसको मैं सुबह सुबह धो देती थी, क्योंकि हमें पता था आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और आपको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप नहीं चाहती थी हम यह काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाई ला कर दी थी वह इसी चीज़ की दवाई थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भैया का वह दोस्त बहुत अमीर था और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर के दूसरे शहर चले गए हैं और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो ना जाने क्या क्या हमारे बारे में सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल को तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती थी कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा था, जबकि देखा जाए तो हम उसके कोई लगते भी नहीं हैं। उसके पिता तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके रिश्तेदार तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। वो चाहे तो उनके पास जाकर रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता। उसने हमेशा ही मुझे अपनी सगी बहन माना है। उसने कभी भी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वह हमारा साथ देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह हमारे लिए सिर्फ काम करता है। रात में मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो बेचारा दिन भर मेहनत करता था। इसीलिए मैंने उसको कहा कि रात में तुम आराम करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। बच्चों के बारे में मैं जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे कई ज़्यादा गुना अच्छे थे। हमने यह बात अभिषेक को नहीं बताई, अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया। मुझे सारी बात पता चल गया था, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो चुका था और मैं उनकी नज़रों में ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत डलवा दी थी और हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए, हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो बच्चे मेरे अपने हों या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं। इस बात को समझते हुए वो समझते हैं कि वह भी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास नहीं कर सकती थी। इस बात का उसको एहसास था और यह बहुत ही बड़ी बात थी। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता था। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत देना चाहूँगी, बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ी एहतियात बदलें, कि वो ऐसी गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की थी। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो हो सकता था, और अगर वो हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ था। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें और कब क्या हो रहा है इस बारे में भी पूरी जानकारी रखें।
बच्चों पर प्यार भी करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें। वह क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब बातों का ध्यान रखें और जानकारी रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब बच्चे जवान हो जाएं तब उनका बिस्तर अलग अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यह सब कुछ कहूँगी। अपने बच्चों का ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो एक कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।